आज जो काम करना है रूरल डेवलपमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करनी है। इसका ग्राम विकास का जो प्रशासन चलता है अपने देश में वो कैसे चलता है, इसको हम लोग बात करेंगे। तो ये जो प्रशासन की बातें हैं वो हम एक नजरिए से आपको बताना चाहते हैं, ताकि आप पढ़ेंगे तो आसान हो जाए। तो वो नजरिया जो है ना, यहाँ उस रूप में आपको क्लियर कट नहीं मिलता है, इसीलिए एक बार हम आपको बात करना चाहते हैं। ठीक है। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं, जो ग्राम विकास का जो प्रशासन चलता है अपने देश में वो कैसे चलता है। आपको पता है कि ग्राम विकास केंद्र के स्तर पर यह कार्यक्रम और राज्य के स्तर पर यह कार्यक्रम, दोनों के स्तर पर यह कार्यक्रम चलते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि केंद्रीय स्तर की योजनाएं हैं जो केंद्र की योजनाओं के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो है राज्य की योजनाएं हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग में है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, कहाँ से? वो तो रिकॉर्डिंग कर रहा है। हाँ, उससे मिल जाएगा। ओके। सो हम लोग ये करेंगे कि जो ग्राम विकास का जो प्रशासन है उसके ढांचे को एक बार हम केंद्र से राज्य स्तर तक बात कर लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग है और केंद्रीय मंत्री हैं, अभी नरेंद्र सिंह तोमर हैं अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है। और उसके बाद राज्य में जो ग्राम विकास का ढांचा है, जो अपनी झारखंड की सरकार है, यहाँ भी ग्राम विकास के मंत्री होते हैं। नाम क्या है अभी हमें नहीं जानकारी में है, लेकिन ये दोनों स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग, तो राज्य का जो ग्रामीण विकास का बजट है वो राज्य सरकारें काम करती है उस पर, और जो केंद्र का जो ग्रामीण विकास विभाग है उसका बजट लेकर के केंद्र सरकार काम करती है। तो हमें दोनों को थोड़ा सा समझना है। तो हम सबसे पहले केंद्रीय ढांचे की बात करते हैं। केंद्रीय ढांचा कहां पर है? केंद्रीय ढांचा ऐसे है कि जैसे भारत सरकार बजट बनाती है, जो बजट पेश होता है उसमें ग्राम विकास विभाग को जो केंद्रीय बजट से हिस्सा मिलता है। आप जानते हैं केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं। बहुत सुपरिचित योजना है मनरेगा, ठीक है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये जो प्रोग्राम है। ठीक है। तो ये मनरेगा जो है आप लोग सब एमजी नरेगा करके जानते हैं, बहुत आसानी से जानते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की योजना है और जो बीपीएल परिवार है उसके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का एक जरिया है। तो उनको 100 दिनों का रोजगार 365 दिन के साल में सुनिश्चित किया जाए, ये इसकी मूल बात है। ठीक है। ताकि उनको रोजी रोजगार के कुछ अवसर मिल सके और उसमें जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से जीवन यापन कर सके। तो उनके लिए वो योजना का जो प्रारूप है वो आगे चल करके हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपको एक केंद्रीय योजना का नाम लेते हुए बता रहे हैं। अब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये भी एक है प्रोग्राम। ठीक है। इसी तरीके से जवाहर रोजगार योजना पहले चलती थी। ठीक है। ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम योजना। ठीक है। तो बहुत सारी योजनाओं को हम लोग अगले MRD 102 में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि जब हम बात करते हैं ना तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के गांव की संरचना कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये MRD 101 में बात कर लेते हैं। लेकिन उसके मुताबिक हमको कैसे क्या प्रोग्राम बनाना है ग्राम विकास के लिए, वो 102 में जाकर के बात करते हैं। फिर उसके बाद हम 103 में जाकर के वो सारे प्लान को कैसे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करते हैं ये पढ़ेंगे, ये सीखेंगे। तो हमें ये कहना है कि ये हमें एक फ्लैश मिल रहा है, आलमगीर आलम साहब है जो झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। थैंक यू आपका। ये जो है हमें देखना है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र से जो पैसे पास होते हैं बजट में, उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं, केंद्र से राज्य को भेजते हैं। केंद्र पूरे देश के लिए ग्रामीण विकास की जितने पैसे हैं उसको हर एक राज्य का बंटवारा करता है। ठीक है। और राज्य के हिस्से को उस राज्य को भेज देता है। ठीक है।
जब उस राज्य को पैसा मिल जाता है तो राज्य का जो ग्रामीण विकास विभाग है वो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए जो अपने यहाँ जिलावार यदि आवंटन है तो उसको उसी तरीके से भेज देता है, नहीं तो राज्य का जो ग्रामीण विकास विभाग है वो पैसे को वहां से जिलावार। अब आपको पता है कि अपने झारखंड में जितने जिले हैं 24 जिले हैं, 24 जिले को हर उपायुक्त को वो पैसे जो है ग्रामीण विकास विभाग के सचिव जो है वहां से आवंटन जो के जिले के लिए है उसको भेज देते हैं, योजना का नाम लिख करके भेजते हैं कि इस योजना में आपको केंद्रीय मद में इतना पैसा मिला है। अब वो पैसे जब जिला स्तर पर आ जाता है, उपायुक्त के स्तर पर आ जाता है, तो एक अच्छा ढांचा है कि अपने यहाँ डीडीसी जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, अपने जिले में वो जो है डीडीसी विकास का पूरा जिम्मा उनके पास होता है। वो डीआरडीए, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, उसके वो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। अब डीसी को तो बहुत सारा काम है, पूरे जिले के वो मालिक हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, उनको अन्य प्रशासनिक कार्य भी देखना है, उनका कोर्ट भी लगता है। तो वो क्या करते हैं, ये विकास के जितने भी आवंटन है जिलावार वो डीडीसी को बोलते हैं कि देखिए ये आया है पैसा और उस पैसे को लेकर के आपको ये विकास की योजनाएं चलानी है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसी तरीके से राज्य की जो योजना है उस राज्य की योजना को फिर पैसे भेजा जाता है जिलावार, ये राज्य की योजना है, ये राज्य संपोषित योजना है। ठीक है। तो ये फिर आ गया जिले में, फिर वो राज्य संपोषित योजना के लिए सो खर्चा करना है डीडीसी को, फिर वो पैसे मिल जाते हैं। तो अब डीडीसी क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जिले के स्तर पर पैसा आ गया तो अब क्या जाना है, अब खंड के स्तर पर मतलब ब्लॉक के लेवल पर जाना है, जिसको हम लोग प्रखंड बोलते हैं। जिला से नीचे जो इकाई है वो अपने यहाँ ब्लॉक है, और वहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, जिनको बीडीओ बोलते हैं। ठीक है। अब ये बीडीओ जो है वो उनको मिल गया, और आप जानते हैं कि एक जिले में 7-8-5 ब्लॉक हो सकते हैं। ये जैसा ब्लॉक है सारे बीडीओज को डीडीसी बुला करके बताएंगे कि ये पैसे हैं और हमने ब्लॉक वाइज आवंटित कर दिया है, आपके ब्लॉक में इतना खर्चा करना है, इनके ब्लॉक में इतना करना है, सरकार का ये गाइडलाइंस है, इसी के तहत ये काम करना है। ठीक है। तो ये बातें हो जाएंगी। उसके बाद क्या होएगा, वो वीडियो जो है आप देखे हैं ब्लॉक में, यदि जाकर के नहीं देखे हैं तो कभी जाइएगा ब्लॉक में, तो वीडियो साहब के चैम्बर के बगल में एक चैम्बर होता है मुखिया प्रमुख का। ठीक है। आजकल आजकल मान लीजिए एक ब्लॉक में 10 मुखिया है, सपोज करिए, मतलब 10 पंचायत है तो 10 मुखिया है वहां। ठीक है। तो वो पंचायत के जो मुखिया हैं उनको बुलाते हैं, और वो सारे मुखिया का एक प्रधान होता है जिसको मुखिया प्रमुख बोलते हैं अपने यहाँ। ठीक है। और वो बीडीओ साहब के बगल में उनका चैम्बर रहता है। ये मुखिया लोग जो जाएंगे तो मुखिया प्रमुख के चैम्बर में ब्लॉक में बैठते हैं। ठीक है। अब ये ब्लॉक में वहां जाकर के बैठेंगे और बीडीओ साहब से मीटिंग करेंगे, साहब हमारे पंचायत की जो योजना है उसका क्या कुछ है, कितना खर्चा है, ये बताइए, क्या गाइडलाइंस है सरकार का, ये करना है। ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो पहुंच गया ब्लॉक में, ब्लॉक से पंचायत में। अब पंचायत के जो मुखिया है उनको ये पता चल गया कि हमारे को ये काम करवाना है अपने पंचायत में। अब वो क्या करेंगे, अब वो अपने पंचायत में जाकर के ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएंगे। ठीक है। अब वो पंचायत में, अब तो आप जानते हैं कि पंचायत राज का कार्यालय भी कई एक जगह बन गया है, मुखिया जी उसमें बैठते हैं। और ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं, जितने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं वो ग्राम सभा के स्वतः मेंबर हैं। अब ये मुखिया जी ऐलान करवा दिया अपने पंचायत में, और वो पंचायत में जब ऐलान हो जाएगा उसके बाद फिर उनको मीटिंग में बुला करके और बताएंगे कि देखिए अपने यहाँ इतना पैसा सरकार का आया है, सरकार के पैसे को योजना, इस योजना के मद में खर्चा करने के लिए हमारे पास ये गाइडलाइंस भी है सरकार का, इसको वो सुना देंगे। उसके बाद बताएंगे कि अब आप बताइए कि इसमें क्या करना है। रिस्ट्रिक्शन
को बताते हुए, अब गांव की सभा है, उसमें सब लोग अपनी अपनी जरूरतें बताएंगे, ठीक है, लेकिन मुखिया जी उसको इस तरीके से खारिज कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं यदि वो गाइडलाइन के अंतर्गत है तो। अब जब ये हो गया तो ग्राम सभा से वो चीज पास हो गई कि हमें ये काम करवाना है और पैसे इतने हैं, इसमें ये काम हो जाए। ग्राम सभा की मीटिंग के बाद ये पास किया हुआ जो काम है उसको मुखिया जी अपने मुखिया प्रधान के माध्यम से बीडीओ साहब को देंगे कि हमारे पंचायत में ये काम होना है। तो एक ब्लॉक के लिए मान लीजिए 10 मुखिया हैं, तो 10 मुखिया वहां पर जुटेंगे, मुखिया के प्रधान जो है उनके जो नेता हुए वही प्रधान हुए, सभी मुखिया का प्रधान, तो वो जुटेंगे और वो सब जुट करके बीडीओ साहब से मीटिंग करेंगे। बीडीओ साहब उन योजनाओं को देखेंगे कि ग्राम सभा ने पास कर दिया है और ये जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ये सही है, तो फिर उसको वो जो है वीडियो साहब पास हो गए। वीडियो साहब से जब पास किया और ऐसे ऐसे 10 वीडियोज हैं एक जिले में, तब वो चला जाएगा कहां पर, डीआरडीए के पास, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, आप नाम से ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, डीआरडीए, जिसके अध्यक्ष जो है डीडीसी है। अब डीआरडीए की मीटिंग में सारे वीडियोज और मुखिया वहां पहुंच गए और वहां ये फाइनल हो गया डीआरडीए के द्वारा कि ये काम होना है। इस तरीके से एक ढांचा, पैसे रिलीज हो जाएंगे और उन पैसों को क्या करना है, अपने गांव के विकास में जो योजनाबद्ध का पैसा है उसको खर्चा करना। तो क्या होता है कि केंद्र सरकार का जो पैसा आया वो केंद्रीय सचिव हैं, जो मुख्य सचिव होते हैं ग्रामीण विकास के, उनके पास आया, वहां से ज्वाइंट सेक्रेटरीज होते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं, फिर डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये सारे लोगों का जो है एक सेटअप है। तो जब चीफ सेक्रेटरी को ग्रामीण विकास विभाग में पैसे मिल गए कि सरकार का जो केंद्रीय बजट का इतना पैसा है वो हमें मिल गया है, अब चलिए अलग अलग ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हैं अलग अलग राज्यों के इंचार्ज होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं अलग अलग राज्यों के इंचार्ज होते हैं, वो उस पैसे को राज्य के ग्रामीण विकास विभाग को भेज देंगे। राज्य का ग्रामीण विकास विभाग जो है वहां जो मुख्य सचिव हैं ग्रामीण विकास विभाग के जो मुख्य सचिव हैं वो फिर अपनी ज्वाइंट सेक्रेटरी, सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ सर अभी आ रही है। अच्छा, तो माइक्रोफोन लगा करके देखें, एक बार ट्राई करें। अभी आ रही है हाँ सर सर। देखिए। अच्छा, आ रही है, ठीक है ठीक है, तो कोई बात नहीं, आ रही है। तो ऐसे करके तो आप देखेंगे कि केंद्र का एक एक पैसा जो है वो गांव तक कैसे पहुंच जाता है। आप अगले संदर्भ में इसको देखें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और पंचायत की सरकार, ये तीनों सरकारें कैसे काम करती है, आम जन के लिए कैसे काम करती है। आप जानते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा तो हमारे यहाँ सरकारें काम करती है और वो चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो इस तरीके से जनता का काम करते हैं, ठीक है। ये हम केवल ग्रामीण विकास के ढांचे को बात कर रहे हैं। तो आपको ये प्रशासन यदि समझ में आया कि केंद्र के पैसे को गांव तक कैसे पहुंचना है और वो पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं, हमें लगता है कि ये ढांचा आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आपको बातें मिल रही है हमारी? जी सर। और ये ढांचा समझ में आया? जी ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं, ब्लॉक को लेकर के बात करते हैं, ठीक है। हमने ये इस ब्लॉक के बारे में आपको एक इनपुट दे दिया और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमने बता दिया। उसके बाद पंचायती राज जो है वो पंचायती राज 72वां 73वां संविधान संशोधन है और उसके द्वारा पंचायतों को और सशक्त किया गया है। पंचायतों को जो सशक्त किया गया है तो अब क्या हो गया कि पंचायतें जो है वो बहुत सारा काम, तो
अर्थ के अभाव में नहीं कर पाती है, उनको वित्तीय रूप से सशक्त करने की बातें हैं। ठीक है, आपको 72 में 73 में संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों की बातें कही जाती है, तो उसमें कहाँ समीक्षात्मक अध्ययन की बात है? तो आप कहेंगे कि पंचायतों को अधिकार तो दे दिया गया है, लेकिन पंचायतों को जो है वित्तीय अधिकार पूर्ण रूप से नहीं है और वित्तीय कमी से उनको आज भी जूझना पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज है, तो पता है। ठीक है, आपके साइड से ऑडियो आ रहा है तो उसको ऑडियो को बंद कर लीजिए, अपना माइक बंद कर लीजिए। उधर से जो जिनके यहाँ से ऑडियो आ रहा है, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका माइक बंद रहे। जब हम कहेंगे तो आप माइक पर बात करेंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव्स इन रूरल डेवलपमेंट, ये 2 ब्लॉक्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का था, और 2 यूनिट, एक यूनिट जो है ब्लॉक 4 का पहला यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हमने थोड़ा सा बताया आपको। फिर पंचायती राज के बारे में भी थोड़ा सा बताया, और ये जो है जिस तरीके से हमने आपको डिस्कस किया है, ये एक क्लियर कट ढांचा है, लेकिन आपको तो ब्लॉक में इस रूप में नहीं पाएंगे। ठीक है, पंचायती राज के लिए अपने यहाँ बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी, 2 कमेटी बनी हुई है। बराबर पूछते रहते हैं ये पंचायती राज के संबंध में, पंचायती राज के संबंध में 2 कमिटीज बराबर बात होती रहती है, एक तो बलवंत राय मेहता कमेटी और एक अशोक मेहता। दोनों में क्या अंतर है ये थोड़ा सा आप क्लियर करते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है त्रिस्तरीय ढांचे की बात करता है, ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय की बातें जो है वो बोलता है कि पहला क्या होना चाहिए, जिला स्तर पर होना चाहिए, उसके बाद दूसरा स्तर ब्लॉक स्तर मतलब खंड स्तर होना चाहिए, और तीसरा जो है वो पंचायत स्तर होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश है, लेकिन इस सिफारिश को आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक कट करके आ रहा है सर। आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ सर, मेरी तो जा रही है, आपकी नहीं आ रही है सर क्लियर। अच्छा, अभी भी नहीं आ रहा? अब आ रहा है सर। सर किसी अच्छा, का तो माइक ये ऑन है। सिस्टम का लगता है, हम माइक लगा लेते हैं, ट्राई करते हैं माइक लगा करके। और किन्हीं का माइक ऑन है तो ऑफ कर दीजिए। हेलो, हाँ सर। आवाज मिल रही है? जी जी जी। साफ है आवाज? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, तो ये जो पंचायती राज का जो हम 2 कंसेप्ट आपसे बात कर रहे थे, बलवंत राय मेहता कमेटी उत्तरीय स्तरीय ढांचे की बात करते हैं, एक जिला स्तर होना चाहिए, एक जिला स्तर के बाद क्या होना चाहिए, खंड स्तर मतलब ब्लॉक स्तर में होना चाहिए, और तीसरा स्तर क्या है कि पंचायत के स्तर पर होना चाहिए। ये 3 स्तरों की बात कौन करते हैं? बलवंत राय मेहता कमेटी। लेकिन उसके बाद दूसरी कमेटी बनी अशोक मेहता कमेटी, तो अशोक मेहता कहते हैं कि नहीं, ये जो है जिला स्तर से ये ब्लॉक स्तर में आने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, जिला स्तर से सीधा सीधा पंचायत के स्तर पर होना चाहिए। तो वो 2 स्तरीय पंचायत, 2 स्तरीय व्यवस्था पंचायती राज के लिए बात करते हैं। तो ये कुल मिला जुला करके 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी के दोनों विशेष क्या अंतर है। तो हमने ये चीज बताया, ऐसे आपके ब्लॉग में इतना बढ़िया से तो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें पंचायती राज में ये 73वें संविधान संशोधन के बारे में दिया हुआ है, और इसमें जो है ये सरकारिया कमीशन, LM सिंघवी कमीशन, ये सब बातें की गई है। ये जो 72वां 73वां संविधान संशोधन विधेयक है, उसमें 73वें पर आपको बात करना है, और वो जो है 1992 में ये पास किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। तो ये जो है पंचायती राज के बारे में। इसके बाद आगे जो है वो हमें बात करनी है आपसे पंचायती राज के बाद कोऑपरेटिव्स इन रूरल डेवलपमेंट। हेलो,
कोऑपरेटिव्स इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में कोऑपरेटिव्स कैसे हुए? आपको आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है? जी सर, जी सर। अच्छा, तो ये जो है कोऑपरेटिव्स जो है उसका एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, इसी फॉर्मूले को बात कीजिएगा तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कोऑपरेटिव्स मतलब सहकारिता। सहकारिता किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है ना। और इसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कोऑपरेटिव कैसे काम करना चाहिए, लेकिन जो सिद्धांत हम बता रहे हैं वो सिद्धांत ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमने कहीं से पढ़ाई की थी तो हमें जो कुछ समझ में आया वो आपके लिए आसान कर देने वाला है। तो कोऑपरेटिव के बारे में जब लिखेंगे, सहकारिता क्या है? सहकार्य, एक साथ मिलकर काम करना। तो एक साथ मिलकर के हम कैसे काम कर सकते हैं? सहकारिता किस सिद्धांत पर काम करता है? तो माफ कीजिए, यहाँ कोई न्यूटन का सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं है। सहकारिता का सिद्धांत जो यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा कुछ भी उसमें नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपको क्या समझना है? आपको समझना है सहकारिता के अंतर्गत सहकार्य क्या होता है? एक सभी के लिए और सब एक के लिए। सहकारिता का सिद्धांत क्या है? एक एक मेंबर जो है वो सारे कोऑपरेटिव के मेंबर के लिए तो काम करता है। दूसरा क्या है कि सारे कोऑपरेटिव के मेंबर जो हैं वो एक के लिए काम करते हैं। तो कुल मिला जुला करके सहकारिता का यही सिद्धांत है। तो ये उधर जाके देखो, उधर करना क्या है सिद्धांत में? कोऑपरेटिव जो है इन्हीं सिद्धांतों पर चलता है। सिद्धांत क्या है? एक सबके लिए और सब एक के लिए। बस एकदम सिंपल लाइन में दिमाग में रखिएगा। जब रूरल कोऑपरेटिव या अर्बन कोऑपरेटिव्स की बातें होती है तो कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल क्या होता है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। अब एक बात लीजिए, इसका उदाहरण हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। क्या होता है जब हम किसी कोऑपरेटिव के मेंबर बनते हैं तो मेंबरशिप फी है, और वो मेंबरशिप फी और उसके बाद हम कुछ महीना महीना उसमें जमा करते जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम जो है उसके जरिए जब एक इकट्ठा 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख ऐसे करके जब जमा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से अपने मेंबर्स को समय पर यदि कुछ जरूरत है तो उनको हम उपलब्ध करा सकते हैं उसमें से लोन, जो नीतिगत बातें हैं उसके अंतर्गत पास कर। ठीक है। अच्छा, हमको 10,000 रुपए की जरूरत है, हम अपने कोऑपरेटिव के मेंबर हैं और मेरा 20,000 रुपए वहां पर जमा है, तो हम 20 का 20 वहां पर नहीं मांगेंगे। ये कोऑपरेटिव तय करेगा कि आपको कितने पैसे चाहिए, ठीक है, और वो किस नियम के अंतर्गत चाहिए, कैसे मिल सकता है। ये सब कोऑपरेटिव के जो संविधान है जिसके अंतर्गत वो रजिस्टर्ड है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कोऑपरेटिव्स का रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसके अंतर्गत जो नियम कानून आप सभी सदस्य मिलकर के, प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ट्रेजरर होते हैं और मेंबर्स होते हैं, एक्सिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, तो मिलजुल करके आप जो समाधान बनाएंगे उस समाधान के अंतर्गत आपको ये व्यवस्थाएं मिलेगी। अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा ये बताने से पहले हम एक उदाहरण दे देते हैं कि अमूल जो है वो कोऑपरेटिव के अंतर्गत है, उसका दूध भी खाते हैं, लस्सी भी पीते हैं, ठीक है ना, उसके बटर भी है, उसके क्या क्या नहीं है ये अभी आप टीवी ऐड पर देख सकते हैं, ठीक है ना। और वो बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है और कितना सुव्यवस्थित होकर के पूरे देश में मार्केटिंग करता है अपने मेंबर्स को। जो दुग्ध उत्पादक संघ है उनका, अमूल जो कोऑपरेटिव है, उसके काम को एक बार नजर में दौड़ा लीजिए, आपको सारी बातें कोऑपरेटिव की स्पष्ट हो जाएंगी। कल हम बात कर रहे थे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव की, इफको की बातें कर रहे थे, ठीक है। इतना बड़ा खाद का निर्माता है लेकिन वो कोऑपरेटिव के तर्ज पर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास ये सब उदाहरण जब होते हैं तो आपको अपनी बातें समझने में ज्यादा आसान होती है। तो कोऑपरेटिव को हमने इस रूप में बताया, कोऑपरेटिव कैसे चलता है, और इसको देख करके आप दिमाग में रखेंगे बातें, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर के कोऑपरेटिव बता दिया, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव हो सकते हैं, शुगर मिल्स कोऑपरेटिव में चलते हैं, डेयरी कोऑपरेटिव हमने बता दिया, ठीक है ना। कोऑपरेटिव में मार्केटिंग हो सकती है, ये मैंने बताया। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव्स को आप देखेंगे और ये एक बहुत बढ़िया जरिया है लोगों को इकट्ठा करके किसी काम को अंजाम देना। और हमने बता दिया सिद्धांत, एक सबके लिए, सब एक के लिए।
ठीक है, ये मूल सिद्धांत है और इसको लेकर के आप व्याख्यान करेंगे, हमें लगता है कि ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद एक रूरल क्रेडिट एंड बैंकिंग की बातें हैं। ये लास्ट यूनिट है ब्लॉक 4 का, ये चौथा यूनिट है। रोल ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट जो है ग्राम विकास में, सो क्रेडिट की क्या बात है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्रेडिट जो है एक साख है आपकी। आप जब बैंक में अपना 10,000 जमा किए होते हैं तो जा करके वहां बैंक मैनेजर को बोलते हैं कि हमको 2,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट चाहिए, ठीक है, इस महीने कुछ ज्यादा खर्चा होने वाला है। तो बैंक आपके क्रेडिट को देखता है, क्या 10,000 रुपए ये जमा रखते हैं और इनको 2,000 रुपया हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बैंक जो है एक सबसे बड़ा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का उदाहरण है, साख का उदाहरण है। तो कोऑपरेटिव में भी क्रेडिट्स की बातें हैं। आपको मैंने बताया कि आपका 20,000 रुपया जमा है, लेकिन आपको 10,000 रुपए यदि मेंबर्स ने डिसाइड किया कि आपको लोन दिया जा सकता है आपके 20,000 में से, और आपका जो बचा हुआ है उस पर जो आमदनी हुई, आप जो इंटरेस्ट सहित पैसे वापस करेंगे महीना महीना करके, उस पर जो आमदनी हुई उसको वो साल के अंत में अपने स्टाफ इस सब का खर्चा दे करके, अकाउंटेंट है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, या ऑफिस का कुछ बही खाता रखने का खर्चा है, वो सब करके आपको क्या किया जाता है, आपको जो बच जाता है उसको डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है। ये रूरल कोऑपरेटिव्स की बातें हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव में जो है सबसे बड़ी बात है क्रेडिट। उसके बाद अब नॉन ऑर्गेनाइजेशनल क्रेडिट्स इन रूरल एरियाज। नॉन ऑर्गेनाइजेशनल, ग्रामीण भारत जो है उसमें सब कोऑपरेटिव बन जाएगा, सब बहुत व्यवस्थित होकर के चलेगा, ऐसा नहीं चलता है। अनऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है। मतलब ये देखो, ये हम लोग का ग्रामीण स्तर पर सबको खाद बीज देने के लिए एक छोटी सी व्यवस्था बनाए हैं। आप जो है इसमें से लेना और इसको 100 समय वापस कर देना, इतना पैसा बढ़ा करके वापस करना, ये अनऑर्गेनाइज्ड भी है। आप देखते होंगे महिलाओं का बहुत सारा चिट फंड वाला काम चलता है, पुरुषों का बहुत सारा। आप देखिए 100-100 रुपए जो है ना, इस डेट को आप लोग आ जाइएगा, 100-100 रुपए सब आदमी यहाँ पर रखिएगा, और 10 आदमी हम लोग मेंबर हैं तो 1,000 रुपए हो गया, और उसमें से जिसको भी काम होगा हम लोग जो है 800 रुपए दे देंगे, ठीक है ना। तो 800 रुपए दे देंगे, 200 रुपए ऑफिस के खर्चा के लिए चलेगा, ठीक है। तो रखेंगे हम लोग, जमा रखेंगे। तो ऐसा करके भी अनऑर्गेनाइज, जिसको नॉन ऑर्गेनाइज जो कुछ भी क्रेडिट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी में माइक्रो क्रेडिट है, इनफॉर्मल क्रेडिट है, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स है, ये सारी बातें हैं। इसमें ऑर्गेनाइज बैंकिंग एंड रूरल क्रेडिट में एक बहुत बड़ा सा जो आपको बराबर बराबर पूछते रहता है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हैं। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो झारखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखते होंगे, बिहार में जाएंगे तो दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, और मध्य बिहार है, उत्तर बिहार है, या मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ऐसे करके आप ग्रामीण बैंक्स का ढांचा देखते होंगे। ये ग्रामीणों के विकास के लिए है और कृषकों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ करके ये लोन्स देती है, सब्सिडी बांटती है, जो सरकार की योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन इसका जो प्राइम बैंक है, जो मुख्य बैंक है, वो कौन है, नाबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ठीक है ना। तो ये जो नाबार्ड का नाम तो आप लोग सुने होंगे, और ये जो है नेशनल लेवल पर जो बैंकिंग का काम करता है, ये ग्रामीणों के लिए, कृषकों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करता है, और वो हर जगह पर अपना एक स्पॉन्सर बैंक, प्रवर्तक बैंक, आप यदि देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो वहां लिखा रहेगा प्रवर्तक बैंक ऑफ इंडिया, कहीं पर प्रवर्तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहीं पर प्रवर्तक पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सबको जो सिक्योरिटी है वो कौन देता, नाबार्ड देता। और वो नाबार्ड जो है वो रीजनल लेवल पर एक प्रवर्तक बैंक स्पॉन्सर करने के लिए उसको रखा हुआ है, और उसके द्वारा ही वो जो छोटा बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसका काम होता है, वहीं से पैसे का लेन देन होता है, वहीं वो डिपॉजिट रखते हैं और उसी के मुताबिक ये ग्रामीणों की मदद करते हैं। तो ये एक नाबार्ड, ये जरूर पढ़ लीजिएगा,
ये नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नाबार्ड। तो इस तरीके से हमने चौथे ब्लॉक को थोड़ा सा आप